द केरला स्टोरी को लेकर मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे लेफ्टिस्ट मित्रों के साथ तकरीबन 1 घंटा तक डिबेट हुई, जिसमें उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये मूवी पूरी तरह से फेक एजेंडे पर बेस है। बट लेकिन जब वो इस बात को साबित नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे कुछ देर बाद 2 वीडियो के लिंक भेजे, जिसमें एक वीडियो रवीश कुमार का था और दूसरा वीडियो ध्रुव राठी का था। वीडियो के साथ में एक मैसेज भी लिखा था कि देख ध्रुव राठी ने कितने लॉजिकल तरीके से इस वीडियो को फेक प्रूफ किया है। ध्रुव राठी और रवीश कुमार वो चेहरे हैं जिन्होंने इस मूवी का सबसे ज़्यादा विरोध किया है। तो आज हम ध्रुव राठी द्वारा इस वीडियो में दिए गए आर्गुमेंट्स का बिल्कुल प्योर लॉजिकल तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं और मैं उसके आर्गुमेंट को पूरा दिखाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि मैं उसकी बातों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले रहा हूँ। देखिए, ध्रुव का ये पूरा वीडियो 3 हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। पहला, यह पूरी मूवी एक फेक डेटा पर बेस्ड है कि 32,000 लड़कियों को केरल से कन्वर्ट करके सीरिया और यमन ले जाया गया, इसलिए यह मूवी पूरी तरह फेक है। दूसरा, केरल में कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ। तीसरा, केरल में लव जिहाद का कोई केस नहीं मिला। चलिए अब एक एक करके ध्रुव के इन आर्ग्यूमेंट को देख लेते हैं। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर। आइए देखिए, पहली बात तो यही है कि इस मूवी में कहीं भी नहीं बोला गया कि 32,000 लड़कियों को केरल से कन्वर्ट करके यमन या सीरिया ले जाया गया। आई नो इस बारे में कोई भी स्पेसिफिक नंबर देना संभव नहीं है। यह तो बस जस्ट एक रफ फिगर है जो केवल यह इशारा करती है कि ISIS में सभी देशों से कितनी लड़कियां शामिल हुई। यह नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी मूवी एक थीम को लेकर आगे बढ़ती है और उसी थीम के आसपास उसकी स्टोरी लाइन बनाई जाती है। जैसा कि टाइटैनिक मूवी में हुआ, उसमें जो भी डायलॉग्स या घटनाएं दिखाई गई, क्या वो बिल्कुल वास्तविक थी? नहीं ना। यह उस डायरेक्टर की अपनी इमेजिनेशन और आर्ट है जो ओवरऑल जहाज के डूबने के थीम पर बेस्ड है। लेकिन आप उस मूवी को फेक नहीं बोल सकते। द केरला स्टोरी का भी मेन थीम फोर्स कन्वर्जन और ISI के लिंक पर आधारित है। इन्हीं दोनों थीम को ध्रुव ने अपने आर्ग्यूमेंट में रिजेक्ट करने की कोशिश की। चलो उसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट भी देख लेते हैं। पहले आर्टिकल की बात करते हैं। साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। कर दी ना मिस्टेक। इस आर्गुमेंट से तू यही साबित करना चाहता है ना कि कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ। ये तो जस्ट नॉर्मल कन्वर्जन है जो लोगों ने अपनी मर्जी से किया और इसका ISIS से कोई लिंक नहीं। तू अपने ही आर्गुमेंट में फंस गया, खुद देख ले। VS अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराने वाला, इसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर VS अच्युतानंदन एक्चुअली में PFI को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी ISIS का कोई मेंशन नहीं। पॉइंट भी नोटेड। उस समय केरला के चीफ मिनिस्टर VS अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी से थे और उन्होंने साफ साफ बताया कि PFI पैसे देकर मुस्लिम लड़कों को नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही थी। और यही बात साल 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी मानी, क्योंकि राज्य में अचानक से लड़कियों के कन्वर्जन के ऐसे बहुत सारे केस तेजी से बढ़ने लगे। केरल हाई कोर्ट ने ही सबसे पहले माना था कि एक लव जिहाद या रोमियो जिहाद चल रहा है। केरला हाई कोर्ट में भी इस बात के पूरे सबूत रखे गए कि कैसे कैसे PFI ने सत्य सारणी सभा जैसे संगठन बना रखे थे, जिनका काम ही था कि मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसवाना। ध्रुव, तुमने कहा कि कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ। क्या इन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर इनका माइंड वॉश करना फोर्स कन्वर्जन नहीं है? अगर इन लड़कों को इतना ही प्यार था तो ध्रुव, तू एक भी केस दिखा दे जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने भी लड़की के लिए अपना धर्म चेंज किया हो। तू नहीं दिखा पाएगा। खैर, PFI इन संस्थाओं के माध्यम से
केरल में बहुत सारे स्कूल चला रही थी जहां इन लड़कों को लड़कियों से मिलने में मदद की जाती थी, और इन संस्थाओं के नाम नॉन इस्लामिक इसलिए रखे जाते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। अच्युतानंदन तो किसी बीजेपी या राइट विंग से नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से थे। जब वो सीएम थे तो उनकी खुफिया एजेंसी पीएफआई के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने में लगी थी, जिसका खुलासा उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद किया था। ध्रुव, तूने उनके उस इंटरव्यू का रेफरेंस सनसाइन मीडिया के एक छोटी सी क्लिप दिखाकर किया जो तूने कहा कि फेक है, जबकि उनके यह बयान अखबारों और न्यूज चैनलों में आ चुके थे। इसलिए तुम केवल उस छोटी सी क्लिप के आधार पर उनके इंटरव्यू पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। खैर, पीएफआई का तालिबान और आईएसआईएस से जुड़ा चेहरा तब सामने आया जब केरल के एक प्रोफेसर का हाथ केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने एक पेपर में मोहम्मद साहब के बारे में एक सवाल पूछ लिया था, और पीएफआई को उनका यह सवाल पसंद नहीं आया। तब पीएफआई के दफ्तरों पर पुलिस की रेड पड़ी, और जो डॉक्यूमेंट पुलिस को वहाँ से मिले उसने पूरे केरला को हिला कर रख दिया। उनके तमाम ऑफिसों से हथियार, गोला बारूद, तालिबानी और आईएसआईएस से जुड़े सरिया कानूनों के वीडियोज की बहुत सारी सीडीज और डीवीडीज मिली, जिनमें तमाम तरह की इस्लामी सजाओं के बारे में बताया गया था, और जिसमें यह प्लान भी था कि इस दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कैसे बदला जाए। और उस प्रोफेसर का हाथ भी इसी सरिया कानून के आधार पर काटा गया था। पीएफआई के बारे में केरल के मुख्यमंत्री को जो सबूत मिले थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने खुद बोला कि पीएफआई 2030 तक केरल को मुस्लिम स्टेट बनाने में लगा है। इसके लिए लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया गया। न केवल लड़कियों को बल्कि लड़कों के लिए भी उन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी जो लड़कों का भी कन्वर्जन करती थी। साल 2009 में इसी मुद्दे पर केरल में ईसाइयों की कई बड़ी संस्थाओं ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि राज्य में ईसाई और हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। Christian girls are being targeted and killed in the name of love jihad. इस पर केरला हाई कोर्ट ने भी कहा था कि राज्य में ब्रेन वॉश, लव जिहाद और रोमियो जिहाद जैसा कुछ चल रहा है, और पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के। लेकिन इन फैक्ट्स पर ध्रुव राठी या रवीश कुमार कभी बात नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस और राज्य में सीपीआई की सरकार थी। इस मुद्दे के साथ बीजेपी का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। अब ध्रुव राठी, तुम किस आधार पर बोल रहे हो कि यहाँ कोई फोर्स कन्वर्जन या आईएसआईएस के लिंक के कोई सबूत नहीं है? वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार, राज्य का हाई कोर्ट और ईसाइयों की बड़ी बड़ी संस्थाएं साफ साफ बोल रही हैं कि राज्य में लव जिहाद चल रहा है, और ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। लेकिन ध्रुव को लगता है कि ये सब झूठे हैं, बस यही सच्चा है। जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। खुद ही सोचकर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग हैं वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। तुम यहाँ यही पॉइंट साबित करना चाहते हो ना कि कोई माइंड वॉश नहीं हो रहा? ये लड़कियां अपनी मर्जी से इस्लाम में गई। भाई तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। तू खुद अपनी वीडियो में खुद ही गलत साबित हो जाता है। चल तू खुद देख ले। ओआरएफ की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पांस। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसीज जैसे कि एनआईए और आईबी, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वल्नरेबल मलयाली यूथ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के। यानी कि तूने खुद माना है कि यूथ का माइंड वॉश करके उन्हें रेडिकलाइज किया जा सकता है, और फिर दोबारा से उनका माइंड वॉश करके उन्हें डी रेडिकलाइज भी किया जा सकता है। यानी कि कॉमन फैक्टर है, माइंड वॉश किया जा सकता है। जब इससे डी रेडिकलाइज या रेडिकलाइज किया जा सकता है तो माइंड वॉश करके उनका कन्वर्जन क्यों नहीं किया जा सकता? मैं खुद फिलॉसफी में पीएचडी कर चुका हूँ, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। अब तेरे कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर।
फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल। अब तूने जो ये नंबर गिनवाए ये तेरी गलती नहीं, ये तेरी समझ की गलती है, क्योंकि तूने कभी सोशल स्टडी या कोर्ट में किसी बात को लेकर प्रोसीडिंग कैसे होती है उसकी तुझे कोई समझ नहीं। अब तूने बोला कि एनआईए ने खुद इस बात को एडमिट किया कि लव जिहाद का कोई केस नहीं मिला। देख, किसी घटना के होने में और उसके साबित होने में बड़ा फर्क है। कोर्ट में एक छोटी सी बात को साबित करना भी कितना मुश्किल होता है। चल एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। इस बात का सबको पता है कि योगी सरकार में पुलिस ने विकास दुबे की गाड़ी को जानबूझकर पलटा, लेकिन यह बात कोर्ट में साबित नहीं हो पाई। तो क्या वो गाड़ी खुद पलट गई? आज से 20 साल पहले मेरठ दंगों में पीएससी के जवानों ने 68 मुसलमानों को हिंडन नदी के किनारे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया। अभी कुछ ही दिन पहले इस पर कोर्ट का फैसला आया कि सबूतों के अभाव में सभी को बरी किया जाता है। तो क्या वो सभी लाशें झूठी थी? और अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में बम ब्लास्ट हुए जिसमें कुछ मुस्लिमों को पकड़ा गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें भी छोड़ दिया गया। आयुषी और उसके नौकर की लाशें सामने पड़ी हैं, लेकिन कोर्ट में कुछ साबित नहीं हो पाया, क्योंकि सीबीआई का ये कहना था कि उनके पास उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लिहाजा इस केस को अब बंद कर देना चाहिए। अरे जहां 68 मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं वो साबित नहीं हो पाई, गुजरात के बम ब्लास्ट साबित नहीं हो पाए, आयुषी और उसके नौकर की बॉडी पड़ी है वो तो साबित नहीं हो रहा, और अब ये ध्रुव राठी हमें समझा रहे हैं कि एनआईए लव जिहाद को स्टेब्लिश नहीं कर पाया, इसलिए लव जिहाद हुआ ही नहीं। अब तेरे हिसाब से देखा जाए तो केवल वही बातें सच होती हैं जो कोर्ट में स्टैब्लिश हो जाए। फिर तो 68 मुसलमानों की लाशें झूठी, गुजरात के बम ब्लास्ट झूठे, कन्वर्जन और लव जिहाद के जो केस केरला हाई कोर्ट में चल रहे थे वो सब झूठे, क्योंकि उन मामलों को स्टैब्लिश नहीं किया जा सका। ध्रुव, 2002 के दंगों में मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो तुम किस आधार पर मानते हो कि मोदी और अमित शाह उसमें शामिल थे? इसे कहते हैं दोगलापन। सही सुना आपने, सिर्फ 66। 2018 की स्टैट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था, तो ये नंबर उसके बड़े आसपास है। इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। अब तूने बड़ी बेशर्मी से बोल तो दिया कि सिर्फ 67 लड़कियां, सिर्फ 67 लड़कियां, और केरल को बदनाम किया जा रहा है। चल, अगर तुझे 67 का नंबर भी सिर्फ लगता है तो चल मैं भी तुझे एक फैक्ट दिखाता हूँ। 1994 से आज तक जम्मू कश्मीर में फौजियों पर रेप, एनकाउंटर और तमाम अपराधों को मिलाकर 988 आरोप लगे, लेकिन बस 25 केस ही जेन्युइन पाए गए, सिर्फ 25 केस, और वो भी 94 से लेकर अब तक। अरे सिर्फ तुम इतने से नंबर के लिए पूरी आर्मी को बदनाम क्यों करते हो? इन्हें लेकर पूरा लेफ्ट और जेएनयू सड़कों पर आ गया था। और हाँ, लिंचिस्तान, भारत नहीं, लिंचिस्तान, सिर्फ और सिर्फ 24 लोगों की ही लिंचिंग तो हुई थी, और तुमने भारत नहीं लिंचिस्तान बोलना शुरू कर दिया। लेफ्ट और विपक्ष ने पूरे देश को जाम कर दिया था, और तमाम तरह की अवार्ड वापसी की शुरुआत हुई, और वो भी सिर्फ 25 लिंचिंग पर। तुमने पूरे भारत को बदनाम किया। ध्रुव भाई, थोड़ा बोलना सीख ले यार। तुझे ये 67 नंबर सिर्फ लग रहा है। क्राइम चाहे 1 के साथ हो या 10 के साथ, लिंचिंग चाहे 1 की हो चाहे 10 की, तुम्हारे लिए ये जस्ट एक नंबर हो सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं है मेरे भाई। इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,110 देशों से। 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से एफिलिएटेड हैं। इनमें से 79% लोग आदमी हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर से आईसिस को ज्वाइन करने गए। अब जो तूने ये डेटा रखा है, तुझे पता भी है
आखिर इनका क्या मतलब है? चल तुझे समझाता हूँ। क्राइम का होना और उसकी FIR होने में फ़र्क है। भारत में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें से बहुत ही कम का केस दर्ज हो पाता है। इसलिए सरकार जब भी NCRB का डेटा रिलीज करती है तो उसमें केवल वही डेटा रिलीज किया जाता है जिसके बारे में FIR दर्ज की गई। इसी तरह जो डेटा तू दिखा रहा है ये वो है जिन्हें किसी एजेंसी ने ट्रैक किया हो या पकड़ लिया हो। जो ISIS में चुपचाप गए और चुपचाप बिना पकड़े वापस आ गए, उनका किसी को कुछ पता नहीं। ये डेटा उनके बारे में है भी नहीं। ये डेटा केवल उनको रिप्रेजेंट करता है जिनको एजेंसियों ने ट्रैक किया या वहाँ वो पकड़े गए। इसलिए ये नंबर एक्चुअल फिगर से बहुत 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 ज़्यादा कम है। मैं PhD के दौरान ऐसे बहुत सारे सैंपल डेटा पर काम कर चुका हूँ, इसलिए अनुभव से बता सकता हूँ कि ये नंबर रियलिटी से कितने दूर होते हैं। हालांकि इनके अपने फ़ायदे हैं। खैर, ध्रुव इस पक्ष पर बात नहीं करेगा क्योंकि ये बातें उसके एजेंडे में फिट नहीं बैठती। आपको याद होगा जब USC की ऐसी ही एजेंसियों ने मोदी की अप्रूवल रेटिंग को लेकर डेटा रिलीज किया कि मोदी की रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है, तब ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था और वो इस डेटा में कमियां गिनवा रहा था। इसे ही तो बोलते हैं दोगलापन। देखो, अब बात रही इस मूवी की, तो इस मूवी के थीम है कन्वर्जन, लव जिहाद और ISI। अब ये तीनों बातें सही हैं, भले ही ये बात कोर्ट में इस्टेब्लिश ना हो पाई हो। इस मूवी के बारे में केरल की उन ईसाई संस्थाओं से जाकर पूछो जिन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। वो इस मूवी से आज बड़ा खुश हैं कि उनकी मेहनत काम आई ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मैंने ईसाई संस्थाओं का नाम ही क्यों लिया। देखिए, वो मैंने इसलिए लिया, अगर मैं किसी हिंदू संस्था का नाम लेता तो आप उस पर BJP सपोर्टर होने का आरोप लगा सकते थे। ये ईसाई संस्थाएं तो BJP सपोर्टर नहीं है। और बात रही इस मूवी से इस्लाम के बदनाम होने की, तो क्या किसी धर्म में हो रहे गलत काम के खुलासे से वो धर्म बदनाम हो जाता है? सीरियसली, अगर कोई गलत काम हुआ है तो चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों ने किया हो, इससे उस धर्म का क्या मतलब? और फाइनली ये बात भी सही है कि इस मूवी से BJP को राजनीतिक लाभ होगा और BJP जिस तरह इस मूवी को प्रमोट कर रही है वो भी गलत है। और कुछ हद तक ग्राउंड लेवल पर समाज के दो वर्गों के बीच दूरियां भी बढ़ेगी, जो समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो लोगों के सामने आना चाहिए ताकि समाज और लोग उस बात से अवेयर हो सके और दोबारा उसकी रिपीटेशन ना हो। हिंदू समाज में भी तो सती जैसी गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा था और जब वो हमारे सामने चिंतन के रूप में रखी गई तभी उनका खात्मा हो पाया। अब इससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हुआ बल्कि साफ होकर उभरा। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि क्या हम केवल इस डर से सच्चाई को दबा दें या उस पर बात ना करें कि इससे किसी पार्टी विशेष को लाभ या धर्म विशेष को हानि पहुँचती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना। और अगर आप इसी तरह का लॉजिकल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।